नमस्ते सभी को। कक्षा 8 की बुक का दूसरा भाग आज कवर करेंगे। पहले अपन ने कक्षा 8 के आरबीएससी की बुक को कवर कर लिया है। आज अपन कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक को कवर करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक को लेकर के चलते हैं। कक्षा 8 पर आज अपना दूसरा वीडियो बन रहा है। एक एक प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति है जो सैनिक डिपार्टमेंट में है। व्यक्ति का नाम है नारगेट। व्यक्ति का नाम है नारगेट। इतने कोई खास फेमस व्यक्ति नहीं है, एनसीईआरटी की किताब में जिक्र है, इसलिए अपन इनको एक प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं। नारगेट ने एक शीर्षक से ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये जो ग्रंथ लिखा है वो किसके संस्मरण का अंग्रेजी में अनुवाद है? मतलब नारगेट की जो रचना है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, वो उनकी मौलिक रचना नहीं है, इन्होंने किसी के ग्रंथ का अनुवाद किया है। तो किसने लिखा था ग्रंथ जिसका अनुवाद नारगेट ने फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से अंग्रेजी में किया है? बालकृष्ण ठाकुर नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, विष्णुदत्त गोडसे नहीं। तो वो व्यक्ति कौन है? सीताराम पांडे। सीताराम पांडे कौन थे? तो एक सैनिक थे। सीताराम पांडे ने अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे थे। सीताराम पांडे ने अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे थे और उसी संस्मरण का फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया नारगेट ने और नाम रखा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। कंप्लीट है। 1857 की क्रांति से के आसपास की घटना से संबंधित है। विष्णुदत्त गोडसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार रीट में इसका प्रश्न बन चुका है। विष्णुदत्त गोडसे ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है माझा प्रवास, जो 1857 की घटनाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर सीताराम पांडे ने अवधी भाषा में जो संस्मरण लिखे थे, उस अवधी भाषा के संस्मरण का अंग्रेजी में अनुवाद करके इसका नाम रखा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। किसने? नारगेट ने। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न 1857 की क्रांति का निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? 1857 की क्रांति का निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? कब की बात है? क्रांति के बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा? पहला, गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया। गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया। सही बात है। कैसे किया अभी अपन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। ये भी बात सही है। ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री का पद सृजित किया गया। ये भी बात सही है। ये बात गलत है कि सेना में सुधार के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। सेना में सुधार के लिए सैडलर आयोग का गठन नहीं किया गया था। सेना में सुधार के लिए पील आयोग का गठन किया गया था और पील आयोग ने सुझाव दिया था कि भारतीय सेना में भारतीयों की संख्या कम करके अंग्रेजों की सेना अधिक करनी चाहिए। ठीक है, तो पील आयोग का गठन किया था। अब चलते हैं। 1857 की क्रांति जब खत्म हुई तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, और विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया और इसी घोषणा पत्र को बाद में 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अनुमोदित किया गया। ये विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में दरबार लगा करके तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा और इस घोषणा पत्र में निम्न बातें थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन नहीं संभालेगी। हमने लंबे समय से लगभग 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की परमिशन दी थी, बाद में शासन करने की भी अनुमति दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का प्रशासन नहीं संभालेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करेगी, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के पास में रहेगा। पहली बात क्रांति का प्रभाव। दूसरी बात, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया तो गवर्नर जनरल का पदनाम रखने का कोई औचित्य ही नहीं था। तब ब्रिटिश सरकार ने भारत के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी का पदनाम गवर्नर जनरल से चेंज करके क्या कर दिया? वायसराय। उस समय कैनिंग गवर्नर जनरल थे तो कैनिंग को ही फिर बना दिया वायसराय। तो कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय है। भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम वायसराय राजा गोपालाचारी हैं। आगे चलते हैं। फिर बात करें तो ब्रिटेन की सरकार अब भारत को संभालेगी। गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया और ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन की जो संसद है, उसमें एक संसद को बना दिया भारत मंत्री। क्या भारत संबंधी सभी कामों को देखोगे, क्योंकि भारत को चलाने की जिम्मेदारी हमने हमारे हाथों में ले ली है। भारत मंत्री के नीचे 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन कर दिया। तो 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव है ये। अगर क्रांति नहीं होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषण चलता रहता। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ब्रिटिश सरकार के पास में भारत का शासन आ गया, गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया और
ब्रिटिश संसद में एक सांसद को भारत मंत्री का पद दे दिया, जिसके नीचे इंडिया काउंसिल का गठन कर दिया। अब वो सब मिलकर के भारत को संभालेंगे और यहीं से भारत में वित्तीय पूंजीवाद का दौर चालू होगा। भारत में अब इन्वेस्टमेंट होगा, भारत में निवेश होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब तक था तब तक भारत में निवेश नहीं हो रहा था। कितने प्रश्न अपन ने कवर किए? 2। तीसरा प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? ब्रिटेन के राजा और रानी की तरफ से कोई भी विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। ऐसी उपाधि एक साहित्यकार को मिली है जिसने 1857 की जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वो सम्मान वापस लौटा दिया कि आप सही नहीं हो तो आपका सम्मान भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। महात्मा गांधी ने नहीं, क्योंकि इन्होंने जो उपाधि लौटाई थी वो उपाधि केसर ए हिंद थी और वो असहयोग आंदोलन के समय लौटाई थी। जमनालाल बजाज नहीं। आगे कौन है? लाला लाजपत राय नहीं। तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि कृति लिखी थी। 1913 में उनकी रचना के लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में बहुत ज़्यादा के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए ब्रिटेन के राजा और रानी की तरफ से उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला में जो विभत्स घटना घटी है उसके विरोध में दुखी होकर के टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। कंप्लीट है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन कौन कौन से देखिए। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा है जेम्स मिल, तीसरा है आरसी दत्त और चौथा है रजनी पाम। किसने पुस्तक लिखी है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो यह पुस्तक लिखी है जेम्स मिल ने। किसने लिखी है? जेम्स मिल ने। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। 3 भाग का वर्गीकरण कैसे किया? तो एक भाग का वर्गीकरण हिंदू के नाम से, एक भाग का वर्गीकरण मुसलमानों पर और एक भाग का वर्गीकरण अंग्रेजों पर। तो इसने अपने ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज के नाम से। किताब किसने लिखी है? जेम्स मिल ने। कर वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली अंग्रेजों ने कब लागू की? स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो माना कि ये अपना भारत है, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में कर वसूल करने के लिए बड़ी बड़ी 3 प्रणालियाँ स्टार्ट की थी। 3 प्रणालियाँ कौन सी? तो बंगाल वाले बेल्ट में और आसपास वाले बेल्ट में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली चालू की थी। ऊपर वाले इस बेल्ट में इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की थी और लास्ट वाले इस बेल्ट में उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट किया था। तो कर वसूलने की 3 बड़ी प्रणालियां हैं, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब स्टार्ट हुई है? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में स्टार्ट हुई है। जब स्थायी बंदोबस्त को 1793 में स्टार्ट किया उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। किसने इसको स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया था जॉन शोर ने। तो इस प्रणाली को जॉन शोर ने स्टार्ट किया था। उस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। 1793 में इसको स्टार्ट किया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन क्षेत्रों से कर वसूला जाता था। कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को सौंपी जाती थी। स्थायी बंदोबस्त में स्थायी कर अंग्रेजों को प्राप्त होता था। कंप्लीट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये बम्बई वाले बेल्ट में और मद्रास वाले बेल्ट में इस व्यवस्था से कर वसूला जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसमें सीधा किसानों से संपर्क स्थापित करके बिचौलियों को हटाकर जमींदारों को हटा करके कर वसूला जाता था। थॉमस मुंद्रो और कैप्टन रीड दोनों रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अन ब्रिटिश रूल का मतलब होता है कि अंग्रेजों के रूल तो अच्छे हैं विश्व के लिए, लेकिन भारत के लिए अंग्रेजों के रूल अच्छे नहीं हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। एनी बेसेंट नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, रमेश चंद्र दत्त नहीं। तो हैं कौन? दादा भाई नेरोजी। नेरोजी को आपको याद ही है कि इन्होंने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया करके एक निबंध लिखा था
उस निबंध के शीर्षक में इन्होंने लंदन में सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत कि भारत का धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरह से इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड धनवान होता जा रहा है, भारत गरीब होता जा रहा है, धन निष्कासन को रोकना चाहिए। इस धन निष्कासन के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इन्होंने कौन सी पुस्तक में की थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन को नैतिक निकास की संज्ञा दी थी। ठीक है, यही दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की भी गणना की है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास में, देखना अगले प्रश्न को ले रहे हैं। सातवां प्रश्न, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? 4 शहर है अपने पास में, ढाका है, अलीगढ़ है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है। ठीक है, चलते हैं। ये अपना भारत है और आपको पता ही है ये बंगाल वाला बेल्ट है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। ये वाला बंगाल पश्चिमी बंगाल, ये वाला बंगाल पूर्वी बंगाल। जब पूर्वी बंगाल अलग हुआ था तो पूर्वी बंगाल के अंदर वर्तमान में जहाँ बांग्लादेश है वहाँ पर एक शहर था ढाका। ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला और एक मुसलमानों के नेता थे आगा खां। तो ढाका के नवाब सलीमुल्ला और मुसलमानों के नेता आगा खां दोनों ने मिलकर के ढाका में एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इस मुस्लिम लीग ने 1909 में सांप्रदायिकता के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्षेत्र प्राप्त किया था। 1940 में पृथक देश का प्रस्ताव पास किया और अंततः 1947 में मुस्लिम लीग की वजह से भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में कहाँ पर हुआ था? ढाका में। किसने किया है? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। किसने किया है? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। कितने प्रश्न अपने हो चुके हैं? 7। 8वां प्रश्न देखते हैं। अपने पास में 8वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी सभी एनसीईआरटी की बुक में से प्रश्न लिए हैं और मान के चलना कि ये प्रश्न, क्योंकि आरबीएससी की बुक भले दे रखी है लेकिन इन एनसीईआरटी की बुक में से भी प्रश्न बनने के चांस रहेंगे। कारण कि अब 2021 आ चुका है और एनसीईआरटी की बुक का पाठ्यक्रम चलते चलते भी स्कूलों में 2 साल हो चुके हैं। तो सामाजिक विज्ञान की किताब में एनसीईआरटी की बुक को भी कवर किया जा सकता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा अपना? 8वां। प्रश्न का प्रकृति कौन सी है? संस्था है खुदाई खिदमतगार। इस संस्था के संस्थापक कौन है? खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना? नहीं। सर सैयद अहमद खान? नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान? यस। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, लेकिन कौन से बेल्ट में? तो उत्तर पश्चिम सीमा वाले बेल्ट में। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान सक्रिय व्यक्ति थे और भारत की सीमा का जहाँ अंत होता है वहाँ पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को चला रहे थे। इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। दूसरा, इन्होंने एक संस्था बनाई है, उस संस्था का नाम है खुदाई खिदमतगार। इस संस्था के लोग लाल कपड़े पहनते हैं, इसलिए इस संस्था का दूसरा नाम है लाल कुर्ती दल। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इसी खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संभाला है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान 2 देश बनने का विरोध किया था। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार संस्था बनाई है और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संभाला है। कितने प्रश्न हो चुके अपने? 8। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां। कर वसूलने की महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? कर वसूलने की महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? देखते हैं। तो पूरे भारत की
30% भूमि से महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूल किया जाता है। यहाँ पर महाल का मतलब होता है गांव, पूरे गांव को आधार बना करके कर का निर्धारण करना। 3 प्रकार की प्रणाली थी। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को कर वसूलने की जिम्मेदारी देना, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों से कर वसूल करना अंग्रेजों के द्वारा, और महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को आधार बन करके कर का निर्धारण करना। फिर चलते हैं, तो इस महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? जॉन शोर तो स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हैं, थॉमस मुंद्रो और कैप्टन रीड दोनों रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं। बचे कौन? हॉर्ट मैकेंजी। तो हॉर्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। हॉर्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हो गए हॉर्ट मैकेंजी। आगे चलते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता? नहीं, क्योंकि दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट? नहीं, क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी लेकिन भारतीय नहीं है, आयरलैंड की है। सचेता कृपलानी? नहीं, ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। तो कौन? सरोजिनी नायडू। ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। इन्होंने 1925 में कानपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। आगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1925 में। 11वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 10 की बुक को कवर किया। 10 की बुक पर 2 वीडियो बने, 9 की बुक पर 1 वीडियो बना और 8 की बुक पर ये 2 वीडियो बन रहे हैं। अब 6 और 7 की बुक के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, सक्रिय भूमिका हम उसमें निभा रहे हैं, तो टाइम अभी पूरा उसमें जा रहा है। तो 4-5 दिनों के बाद में अपन वापस 6 और 7 की बुक को लेंगे और इसके अलावा एक शॉर्ट नोट्स की एक वीडियो भी, शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही रीट की एक नई परीक्षा तिथि आ जाती है, फॉर्म वापस रीओपन हो जाते हैं, उसके बाद हम व्यवस्थित एक टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। हर 3 दिन में 4 दिन में सभी रीट लेवल 1, लेवल 2 आर्ट्स और साइंस सभी का टेस्ट लेंगे। अभी डेट का कोई कंफर्म नहीं है तो वो टेस्ट सीरीज़ का चार्ट मैंने बना करके रखा है। जल्द ही फॉर्म रीओपन होते ही अपन इसको जारी कर देंगे और टेस्ट पर बात करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन पर बात करेंगे। अभी एक सीरीज़ अपन स्टार्ट करेंगे जो छोटे छोटे वीडियो से संबंधित रहेगी और छोटे छोटे वीडियो को 10-15 मिनट में समेट लेंगे ताकि एक यूट्यूब पर आपका रिवीजन का कार्य चलता रहे किसी संबंधित टॉपिक को लेकर। अगला प्रश्न है अपने पास में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पास हुआ? वर्धा से? नहीं, वर्धा में तो प्रस्ताव रखा गया था, पास नहीं हुआ था। नागपुर से? नहीं, नागपुर का संबंध असहयोग आंदोलन से। सूरत से? नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा वर्धा में गया था लेकिन प्रस्ताव पास कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ? अगस्त 1942 में। प्रस्ताव कहाँ से पास हुआ? बम्बई में। कहाँ से पास हुआ? बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन से। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें शीर्ष के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे तो भी आंदोलन सफल हुआ था। आगे चलते हैं। 11वें के बाद में 12वां प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? तो विलियम जोन्स ने, लॉर्ड मैकाले ने, जेम्स मिल ने, कैप्टन वुड ने। कैप्टन वुड की जगह चार्ल्स वुड पढ़े। तो विलियम जोन्स नहीं, लॉर्ड मैकाले, जेम्स मिल, कैप्टन वुड। तो इसमें सही आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स भारतीय साहित्य के प्रबल समर्थक थे, भारतीय भाषाओं के लिए उन्होंने प्रबल पैरवी की है। तो विलियम जोन्स ने भारतीय साहित्य का अध्ययन करने के लिए, भारतीय साहित्य को संरक्षण देने के लिए बंगाल में एक सोसाइटी का गठन किया है। उस सोसाइटी का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सभी प्रश्न मैंने एनसीईआरटी की बुक में से लिए हैं और सभी प्रश्नों का लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्राथमिकता से माइंड में सेट करें। अगला प्रश्न, अवध के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, सत्य की जगह आप इसको पढ़ोगे असत्य। अवध के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, पहला, 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई, सही बात है। सहायक संधि का जनक कौन है? वेलज अली। सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद ने। दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर। अवध को सहायक संधि के तहत कब अधीन किया गया? 1801 में।
जब 1856 का समय आया तब अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। सही बात है। 1856 में गवर्नर जनरल थे डलहौजी, और डलहौजी ने एक सिद्धांत जारी किया था जिसका नाम था व्यपगत सिद्धांत। और व्यपगत सिद्धांत ये कहता है कि अधिक से अधिक रियासतों को हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाए। सहायक संधि स्वीकार कर रखी है। वाजिद अली शाह अवध का नवाब सही तरह से शासन कर रहा है सहायक संधि का पालन करते हुए, लेकिन डलहौजी को अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना था। तो डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे क्रांति से पहले, उन्होंने वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया कि आप सही तरह से अवध को संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए अवध को हमको हमारे हाथों में लेना पड़ेगा, और कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। यह बात भी सही है। तीसरा, वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई और 1857 की जब क्रांति हुई तो अवध को वापस प्राप्त करने के लिए वाजिद अली शाह की विधवा, उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिजरिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठा करके 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध से किया। उस समय अवध की राजधानी लखनऊ थी। तो तीसरा पॉइंट भी सही है कि अवध में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। कितने पॉइंट हो गए? 3। तो बचा कौन सा? चौथा, अवध में क्रांति का दमन ह्यूरोज ने किया। अवध में क्रांति का दमन ह्यूरोज ने किया। सही बात है? नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूरोज ने क्रांति का दमन झांसी में किया था। तो अवध में क्रांति का दमन किसने किया? अवध में और लखनऊ कानपुर में दोनों जगह पर क्रांति का दमन कैंपबेल ने किया। अवध में भी क्रांति का दमन कैंपबेल ने और कानपुर में भी क्रांति का दमन कैंपबेल ने। तो क्रांति का नेतृत्व हजरत महल ने किया, क्रांति का दमन किसने किया? कैंपबेल ने। क्रांति जब दबा दी जाती है तो बेगम हजरत महल हार करके नेपाल चली जाती है और नेपाल में ही बेगम हजरत महल की मृत्यु हो जाती है। तो 1801 में अवध ने सहायक संधि स्वीकार की। 56 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। वाजिद अली शाह उस समय राजा थे, उनकी बेगम ने क्रांति की। क्रांति को दबाया किसने? कैंपबेल ने। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर मेल नहीं खाता है अवध के संबंध में। कितने पॉइंट हो गए? 13। 14वां प्रश्न, कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को दस्तक प्रथा का फरमान जारी किया था? जब अंग्रेज भारत में आए हुए थे, व्यापार करने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। तब भारत के एक राजा थे जिन्होंने दस्तक प्रथा के तहत उनको बिना टैक्स व्यापार करने की परमिशन दी। कौन थे वो मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह रंगीला? नहीं। शाह आलम? नहीं। अकबर सेकेंड? नहीं। तो मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखसियर, जिन्होंने 1717 में बिना टैक्स, बिना चुंगी दिए दस्तक प्रथा का फरमान जारी किया और अंग्रेज अब बंगाल में बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकते थे। और यही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में विवाद का कारण भी रहा था। तो वो है फर्रुखसियर। लास्ट प्रश्न है अपना, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका का संपादन कौन सी भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका निकाली है। पहली पत्रिका का नाम है केसरी और दूसरी पत्रिका का नाम है मराठा। तो 2 पत्रिका निकाली है बाल गंगाधर तिलक ने। एक पत्रिका का नाम है केसरी और दूसरी पत्रिका का नाम है मराठा। तो मराठा पत्रिका उनकी अंग्रेजी भाषा में निकलती थी और एक केसरी पत्रिका उनकी मराठी भाषा में निकलती थी। तो यहाँ पर केसरी पत्रिका का संपादन उन्होंने कौन सी भाषा में किया? तो उन्होंने कौन सी भाषा में किया था? मराठी भाषा में। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित यह 15वां प्रश्न हो गया। इस तरह से अपन ने आज के वीडियो में कितने प्रश्नों को कवर किया है? तो आज के वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को कवर किया है। और ये 15 क्वेश्चन कौन सी बुक में से अपन ने लिए थे? NCERT की बुक में से। 6ठी और 7वीं की बुक पर जो अपने प्रश्न बनने वाले हैं उसमें थोड़ा सा वीडियो में आपको टाइम लगेगा। 6ठी और 7वीं की बुक पर प्रश्न भी हम का वीडियो भी अपन जल्द ही अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बिल्कुल तनाव मुक्त रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ाई करते रहें, योजनाबद्ध पढ़ाई करते रहें और आत्मविश्वास के साथ में अपने इस कार्य को बिल्कुल गति देते रहें। धन्यवाद।